कनाडा के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट हर साल अलग अलग वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, जिसमें से काफ़ी लोगों को वीज़ा भी मिलता है, मगर कुछ ऐसे एप्लीकेंट होते हैं जिनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है। जिनको वीज़ा मिला है पहले तो वो बहुत खुश होते हैं और उनको लगता है कि अभी हमारे पास कनाडा का वीज़ा है, अभी तो हमें कोई भी कनाडा जाने से नहीं रोक सकता। मैं जहां पर आपको करेक्ट करना चाहता हूं, आपका जो वीज़ा है सिर्फ आपको कनाडा के एयरपोर्ट तक जाने की परमिशन देता है। उसके आगे आपका इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको 3 चेक पॉइंट क्लियर करने पड़ते हैं और वो डिसाइड करता है बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर कि आपको उस वीज़ा के बिहाफ पे कनाडा में एंट्री देनी है या नहीं देनी। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपका इंटरव्यू हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक हो सकते हैं, जो सामान आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं उसको चेक किया जा सकता है। इस वीडियो में हम उन सभी के बारे में बात करेंगे कि वो स्टेप क्या हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी, कौन से डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे, क्या क्या आप साथ में लेके जा सकते हो, जिस पे आपको कस्टम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, कितना कैश लेके जा सकते हो, कितनी ज्वेलरी लेके जा सकते हो, कौन सा सामान आप लेके जा सकते हो, कौन सा नहीं लेके जा सकते, यानी कि ट्रैवल को लेकर। क्योंकि इस समय सितंबर 24 इनटेक के स्टूडेंट ने ट्रैवल करना है, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, सुपर वीज़ा, बहुत सारे एप्लीकेंट्स को वीज़ा आ रहे हैं और बड़े नंबर्स में वीज़ा आ रहे हैं, तो सभी ने ट्रैवल करना है। उनके लिए जो क्वेश्चन उनके माइंड में है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस है जो वो स्मूथली कंप्लीट हो सकता है, इसीलिए ये वीडियो में मैं फुल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आपको इस वीडियो को शुरू करने से मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन सभी एप्लीकेंट तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्होंने फिर ट्रैवल करना है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका वीज़ा है, चाहे वो किसी भी वीज़ा कैटेगरी का, आपने टूरिस्ट वीज़ा लिया है, विजिटर वीज़ा लिया है, स्टडी वीज़ा है, वर्क परमिट है, कोई भी वीज़ा है, वो सिर्फ आपको परमिशन देता है कनाडा के एयरपोर्ट तक की। वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फाइल के साथ लगाए हैं, क्या क्या आप साथ में लेके जा सकते हैं, कौन से फैमिली मेंबर आपके साथ जा सकते हैं, वो सारी डिटेल चेक करते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आपको एंट्री देनी है या नहीं देनी। अगर आप लास्ट 1 ईयर का डेटा देखेंगे, टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा के 30%, जी हाँ बिल्कुल सही सुना है, 30%, यानी कि हर 100 लोगों के पीछे 30 लोगों को ट्रैवल नहीं करने दिया गया, यानी कि उनके होम कंट्री से ही उनको फ्लाइट नहीं लेने दी गई। जब वो फ्लाइट लेकर कनाडा पहुंच गए, वहां से उनको वापस आना पड़ा। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ। स्टडी वीज़ा, सुपर वीज़ा, वर्क परमिट के 10% लोग, यानी कि हर 100 लोगों के पीछे 10 लोगों को वापस आना पड़ा है। वहां पर क्या प्रॉब्लम रही, क्यों उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी? अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को, जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, इसको डिवाइड करूं तो 3 मेन पॉइंट आते हैं। सबसे पहले आता है इन्फॉर्मेशन। आपने जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है, जो आपने कवर लेटर साथ में लगाया है, क्या वो इंफॉर्मेशन सही है? इसको चेक करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चनिंग की जा सकती है। वो डिपेंड करता है बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर पे। अगर उसको आपकी प्रोफाइल पे कोई भी डाउट आता है तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर वो इंटरव्यू से सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको कंटिन्यू करेगा आगे तक, मगर अगर नहीं होता तो वहीं पर आपको एक डाउट आ जाएगा। अगर आपने जो भी आपने अपनी पहचान बताई है, अगर उस पर भी डाउट होता है, उसके लिए वो आपकी फ़ोटो मैच कर सकते हैं, उसके लिए आपके बायोमेट्रिक ले सकते हैं, आपको आंखों को आपका एक्सरे करवा सकते हैं, यानी कि आपकी पहचान को क्लियर करने के लिए कि जिस पर्सन ने ये वीज़ा लगाया है क्या वो आप हैं या नहीं हैं, उसको चेक करने के लिए ये भी प्रोसेस हो सकता है। मगर ये बहुत रेयर होता है जहां पर उनको बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है उस कंडीशन में। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में एक नौजवान एक बूढ़ा आदमी बनकर ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा था, जिसको दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ा। वो अपनी पहचान छिपाकर किसी अनदर पहचान पे ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद आ जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं, जहाँ जो आपने कवर लेटर आपने साथ में लगाया, कवर लेटर में जो जो चीज़ें आपने बताई हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आपके फंड्स को लेकर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आपके इनकम सोर्स को लेकर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आपके पर्पस ऑफ ट्रैवल को लेकर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जिसने आपको इन्वाइट किया है, जहाँ जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, जहाँ जिस एम्प्लॉयर ने आपको वर्क परमिट दिया है, उसको लेकर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आपके फ्यूचर गोल को लेकर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आप आगे जाकर कब वापस जाएंगे उस पर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, यानी कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको कैरी करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट है जिसको आपको कैरी नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी फाइलिंग करते हैं
जहां किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं। तो एक चीज़ को आपने नोट रखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपकी फाइल में लगे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में नहीं लगे। आपने अपने साथ सिर्फ वही डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं जो आपने अपनी फाइलिंग के दौरान यूज़ किए थे, एम्बेसी को भेजे थे। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन की जाए जो आपने ऑलरेडी फाइल में नहीं लगाया और वहां से कोई डाउट आ जाए, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाए। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फाइल में लगाए हैं वो सारे के सारे कैरी करने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, एक पूरा बंडल आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए। और सबसे पहले आपके पास उस बंडल के आगे एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस नंबर पे पड़ा है। जैसे ही वो वीज़ा ऑफिसर बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, आपने लिस्ट में से देखना है कि जो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए उतने नंबर से वो डॉक्यूमेंट निकाल कर आप उनको दे सकते हैं। मगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपने उन तक नहीं छोड़ना, उसको आपने वापस लेना है। अगर वो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है तो उसके लिए आपके पास 2 फोटो कॉपीज के बंडल होने चाहिए जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रखना चाहता है तो उसको आपने वो डॉक्यूमेंट देना है जो आपका फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी आप कलर भी करवा सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपके पास क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप लेके जा सकते हैं, यानी कि जो लगे जा रहा है आपके साथ वो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं जहां पर बताना चाहता हूं कि अगर आप कैश लेके जाना चाहते हैं, कनेडियन डॉलर लेके जाना चाहते हैं, तो आप 10,000 से नीचे आपके पास कैश होना चाहिए। अगर 10,000 या 10,000 से ज़्यादा कैश है तो आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं इतना कैश लेके जा रहा हूं और उसके पीछे क्या मकसद है। ज्वेलरी आप लेके सकते हैं मगर उसको एक लिमिट के साथ और पहन कर लेके जा सकते हैं। आप अपने बैग में या कहीं पर लेके ज्वेलरी नहीं लेके जा सकते बहुत ज़्यादा। आप अपने लिए क्लोथिंग लेके जा सकते हैं। आप हाउस होल्ड के, अगर आप वहाँ पर रहने जा रहे हो तो आप हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स लेके जा सकते हैं, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा फर्नीचर है आप उसको कैरी कर सकते हैं, मगर फर्नीचर बहुत कम लोग कैरी करते हैं। मगर ये चीज़ें आप साथ में लेके जा सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें जितनी कम होंगी आपके पास उतना ही अच्छा है। कोई लोग पिकल लेके जाते हैं, कई लोग कोई दवाई लेकर जाते हैं, मेडिसिन लेकर जाते हैं। तो वो चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों को, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपको कम प्रॉब्लम आएगी जब आप वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद अगर आप कोई ड्रग्स रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेकर जा रहे हो जो आपको नहीं पता, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है जो ड्रग्स रिलेटेड कोई किसी एक्टिविटी में आ सकता है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन आपने फिर भी लेकर जाना है इमरजेंसी में तो डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, तभी आप उसको कैरी करिए। और अपने साथ जो आप मटेरियल लेके जा सकते हो, अगर किसी के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हो वो गिफ्ट कौन सा हो सकता है, कितनी अमाउंट का, $60 से ज़्यादा किसी के लिए आप गिफ्ट नहीं लेके जा सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने साथ में कैरी करनी है। अगर वो आपके लगेज के बारे में पूछते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप कैरी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल के स्पाउस आपके साथ जा रहे हैं, आपके बच्चे आपके साथ जा रहे हैं, तो उनके भी आपने सेम डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। उनके लिए भी जो उनकी फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, जो उनके एप्लीकेशन फॉर्म में इन्फॉर्मेशन गई है, जो उनके कवर लेटर में इन्फॉर्मेशन गई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप मेन एप्लीकेंट हैं, और साथ के साथ उनको भी होनी चाहिए। अगर कोई आपका स्पॉन्सर था जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, आपने फंड्स उसके शो किए हैं, तो वो क्या करता है, उसकी इनकम सोर्स क्या है, वो आपका क्या लगता है, उसके रिलेशन के डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में कैरी करने हैं। यानी कि जो पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी और आगे चलकर जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपका पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथली जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।